बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजूरी और स्पेशल रिपोर्ट में आज बहुत कुछ स्पेशल है क्योंकि आज 5 अगस्त की तारीख है और 5 अगस्त की तारीख जम्मू कश्मीर के अंदर क्या पूरे मुल्क के अंदर बच्चे बच्चे को याद होगा, क्योंकि यही वो दिन था जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके यानी 370 को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। और आज इस दिन की मुनासिबत से अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क के स्तर पर इस दिन को मनाया है और इस दिन को जम्मू कश्मीर का मुकम्मल इंटीग्रेशन के साथ ताबीर किया, जबकि बेशतर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो रीजनल पार्टीज़ हैं या कांग्रेस समेत कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इस दिन को यौम-ए-सियाह या उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने इससे जमहूरियत का कत्ल भी करार दिया है, यानी जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था। लेकिन इस दिन की मुनासिबत से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अलग अलग रीजनल पार्टीज़ ने अपना नुक्ते नज़र पेश किया। आज ही के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये यौम-ए-सोग है, ये जश्न का दिन नहीं है। पीडीपी ने कहा कि ये यौम-ए-सियाह है। और अब इस दिन को मुनासिबत से अब देखना यही ज़रूरी था कि आखिर पब्लिक का रिएक्शन क्या है। लेकिन उससे पहले ही कि पब्लिक का रिएक्शन भी हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या लोगों ने ये जश्न मनाया या कि ये जश्न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक ही महदूद रहा, ये तो एक अहम सवाल है जिसका जवाब मुल्क के लोगों को जानने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आज ऑल पार्टीज़ मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह है, क्योंकि यही वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने 4 अगस्त साल 2019 की शाम को गुपकार डिक्लेरेशन सुनाया था। यानी गुपकार अलामिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ही सभी पार्टियों की मौजूदगी में सुनाया था और ऐसा लग रहा था कि आज के दिन पर कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये मीटिंग हो जाती, न सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक उन लोगों को, उन पार्टिसिपेंट्स को जो आज इस मीटिंग में शिरकत करने वाले थे, उन्हें नज़रबंद रखा गया, बल्कि जो गुपकार की तरफ रोड जा रही हैं वहाँ पर भी बैरिकेड्स खड़े किए गए थे। सही तजम्मुल इस वक्त हमें जो गुपकार रोड है वहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं। पहले चलते हैं शहर श्रीनगर के अंदर और वहाँ से देखते हैं कि तजम्मुल ने क्या कुछ वहाँ से लाया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास के थोड़ा सा दूर है हम, ये जो एरिया है यहाँ से एरिया जो है सील कर दिया गया। इसके आगे किसी भी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी और ये जो खारदार तार वगैरह लगी है या बैरिकेड लगे हैं, इसका मतलब है कि आगे का एरिया जो है उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। ऐसा याद आ रहा है कि जैसे 5 अगस्त 19 में यही तस्वीर, यही गाड़ियाँ, यही बैरिकेड्स, यही रोड और यही तस्वीर जो है 1 साल के गुजरने के बाद हमें देखने को मिल रही है। असल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने निवास पे आज तमाम लीडरान की जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और कुल जमाती मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अहम ऐलान करने वाले थे। जब उन्होंने 19 में एक गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत किया था आज ही के दिन, उसके बाद 1 साल के बाद क्या कुछ हुआ, जिसके लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने काफ़ी देर लगाने के बाद एक कुल जमाती मीटिंग तलब की थी, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, एएनसी और तमाम छोटी बड़ी पार्टियां जो हैं इनको मदऊ किया गया था। कुल मिलाकर आज घाटी में क्या कुछ हालात रहेंगे उस पर हमारी बराबर नज़र रहेगी। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में आज का दिन कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया, कर्फ्यू हटा दिया गया। जो 2 दिन का लगना चाहिए था, आज का दिन कर्फ्यू नहीं रहेगा लेकिन रेस्ट्रिक्शन रहेगी और फारूक अब्दुल्ला के निवास पे मीटिंग की इजाज़त प्रशासन ने नहीं दी। फिरदौस के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान टेलीविज़न चैनल, गुपकार, श्रीनगर, कश्मीर। चले नाज़रीन, आपने सुना सईद तजम्मुल रिपोर्ट कर रहे थे शहर श्रीनगर से, गुपकार का हाल बता रहे थे। ऑल पार्टीज़ मीटिंग होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है, बिल्कुल सन्नाटा वहाँ पर छाया हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया और उमर अब्दुल्ला का मानना है कि जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क के अंदर जश्न मनाने का डंडोरा पीटा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्टियों को, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जिन्हें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइश घर पर बुलाया था, लेकिन वहाँ पर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी भी ये खौफ बिखरा हुआ है, अभी भी ये खौफ मौजूद है कि कहीं ये पार्टीज़ यूनाइट ना हो जाए और उससे जम्मू कश्मीर की जो असल हक़ाइक़ है, जो असल सिचुएशन है, वो आम लोगों तक या पूरी इंडिया तक, आवाम तक, दुनिया तक ना पहुँचे। ये उमर अब्दुल्ला का मानना है जो उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला के साथ साथ हम बात करते हैं रविंदर रैना के भी, क्योंकि आज ही के दिन के मुनासबत से उन्होंने जम्मू में तिरंगा लहराया और ये भी कहा कि आज तिरंगा जम्मू में लहराया और आइंदा ये तिरंगा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी लहराया जाएगा। और काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि 5 अगस्त की तारीख को जो फैसला लिया गया था उससे जम्मू कश्मीर की मुकम्मल इंटीग्रेशन भारत के साथ, यूनियन के साथ हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब
आज मुतअद्दिद पॉलिटिकल पार्टीज, मुजफ्फर शाह भी उसमें शामिल है, जिन्होंने कोशिश की थी आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइश घर पर जाने की, जहां पर ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उन्हें वहां पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। इसी मामले को लेकर क्या है पूरी सिचुएशन और क्या सेलिब्रेशन, क्या इस सेलिब्रेशन में आम लोग भी मौजूद थे या कि सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी तक की महदूद रही, और इसके साथ साथ क्या ये झंडा अब गिलगित बाल्टिस्तान में भी फहराया जाएगा? कुछ अहम सवालात हैं और इन्हीं सवालात का जो डिस्कशन के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सीनियर साथी सनम एजाज और उसके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर सईद-रूफ फारूकी। दोनों का खैर मकदम है। सबसे पहले सनम आपसे जानना चाहूँगा, कर्फ्यू हटाया गया है, ये कर्फ्यू क्यों हटाया गया? क्योंकि पहले सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से कहा जाता था कि थ्रेट है, मिलिटेंट या उसके साथ साथ जो अमन व कानून में रखना डालने की कोशिश करेंगे लोग, इस तरह की इनपुट्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को सेलिब्रेट करना था ये 5 दिन। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ उसी मुनासबत ये कर्फ्यू में डील दी गई है। तो आपका क्या मानना है? जिन लोगों के साथ या मुबस्सिरीन के साथ आपकी बात हुई है वो क्या कहते हैं? देखिए हिलाल, बैनुल-अक़वामी सतह पे जो प्रेशर इस वक्त हुआ, जो खबरें निकल के आई, माना जा रहा है कि वही एक बड़ी वजह थी कर्फ्यू हटाने की। क्योंकि जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त की तारीख के हवाले से बताया था कि कश्मीर में सबकी खुशहाली है, लोग खुश हैं, और उसी दिन पे कर्फ्यू लगाना ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे नेगेटिव जा रहा था। फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की थी उसको नेगेटिव जा रहा था, और माना जा रहा है कि एक वजह वो रही है कि यहाँ पे ये हटाया गया। और इंटरनल डायमेंशन को अगर देखें, हर खबर के, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक एक्सटर्नल डायमेंशन होता है, इंटरनल है। एक्सटर्नल में कहा जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा हिंदुस्तान को, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ फॉरेन पॉलिसी को लेके, इस चीज़ को लेके जो कल का कर्फ्यू था। लेकिन उसके साथ साथ अगर इंटरनल देखें तो इंटरनल बीजेपी का जश्न मनाना था, और बीजेपी को पार्टी है, पावर में है, और जब पावर में होता है आदमी तो उसके लिए सब किया करता जो होता है, एक सी बात होती है। और इस इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन की बात की है, कल ही की तारीख में हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने मैप में तब्दीली लाकर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया। यहाँ तक कि वो जम्मू कश्मीर तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि जूनागढ़ पर भी कहीं ना कहीं उनकी जो लकीर है नक्शे की वो चली दिखती नजर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान का कल का जो नक्शा है उसमें जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा दिखा रहे, ये कोई नई प्रॉब्लम या नया इशू उसने खड़ा नहीं किया, ये बहुत पुराना है। लेकिन कल जो उसने ये झंडा दिखाया है, ये उसने एक इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की है कि उसमें जूनागढ़ को, और उसने 1947 का जो डिवीजन हुआ था और तब जो 2 नेशन थ्योरी बनी थी कि जो मुस्लिम एरियाज हैं वो पाकिस्तान के साथ, जो हिंदू एरियाज हैं वो हिंदुस्तान के साथ, तो जूनागढ़ उस वक्त उसने हिंदुस्तान के साथ इलाक नहीं किया था। और हैदराबाद का भी, हैदराबाद ने भी हिंदुस्तान के साथ तब एक्सेशन नहीं किया था, तब नहीं माना था निजाम ने हैदराबाद के। तो इमरान खान ने वही के 1947 का जो 2 नेशन थ्योरी जो बरतानिया ने अप्रूव किया, कैबिनेट बरतानिया की जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है जिसके तहत अप्रूव हुई है, उसमें 2 नेशन थ्योरी में जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था 2 नेशन थ्योरी में। तो ये इमरान खान ने वो गेम खेली है। एक तरह से उसने इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासतौर पर हम कहेंगे इंडिया, जिस तरह से इस वक्त चीन ने जो अपना पंजे फैलाए हुए हैं हिंदुस्तान के आसपास सभी एरियाज को उसने क्रुक कर लिया है, उसी तरह से ये एक और गेम प्लान है। और इसमें कहीं न कहीं चाइना का भी हाथ देखा जा सकता है, माना जा सकता है कि इंटरनेशनलाइज हो सकता है। आपका कड़े शब्दों में ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस मामले को इंटरनेशनलाइज करने की पाकिस्तान की कोशिश है और इसीलिए उन्होंने आज की डेट को छोड़कर 1947 तक वो पहुंच गए। लेकिन आज 5 अगस्त की तारीख को लेकर जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना प्रोग्राम आज वाज़ा किया था। सईद-रूफ मेरे साथ हैं। रूफ, आज क्या ये जश्न सिर्फ पार्टी हेडक्वार्टरों तक ही महदूद रहा जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, या कि फिर आम लोग भी इसमें शामिल हुए? देखिए हिलाल, आज के अगर जश्न के हवाले से बात करें तो जहाँ जहाँ भी बीजेपी के जो ऑफिस है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात करें वहाँ कुछ लोग जो बीजेपी से मुंसलिक है वो जमा हो गए। श्रीनगर की हम बात करें तो वहाँ पे इन्होंने जश्न मनाया और उन्होंने झंडा वहाँ पे लगाया। मगर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे अगर सरकार ने कर्फ्यू को हटाया, साथ ही सरकार ने यह भी कहा था, जिस तरह अब सवाल उठ रहे हैं, जो उमर अब्दुल्ला ने भी जिसका बात का इशारा किया कि अगर 144 इम्पोज था तो क्या जश्न मनाने पर 144 इम्पोज नहीं था?
था कि अगर फारूक अब्दुल्ला के घर में मीटिंग है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, वहाँ किसी लीडर को आने नहीं दिया जाता, तो बीजेपी को कैसे स्पेस दी गई है कि वो जश्न मनाएंगे, वो आज के दिन के हवाले से सेलिब्रेट करेंगे। कई सवाल जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स ने किया। तारिक गामी से मेरी बात हुई, उन्होंने भी इसी तरह का सवाल किया था कि मैंने पूछा था कि क्या आपको अलाउ किया जाएगा, उन्होंने कहा कि हमें दावत मिली है, हम जाएंगे, ज़रूर बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, यहाँ की सियासत के हवाले से, यहाँ के लोगों के मसाइल के हवाले से, पर हमें जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि घरों के बाहर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को तैनात रखा गया। मुजफ्फर शाह का एक जो वीडियो है वायरल हुआ है जिसपे उनको रोका गया, उन्होंने भी कहा कि अगर कहीं ऑर्डर ऐसा आया है तो हमें ऑर्डर दिखाए कि हमें क्यों रोका जा रहा है। बहुत सारे सवाल है जिस पे लोग बातें कर रहे हैं, जिस पे यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टी, चूंकि जश्न को लेकर मेरा सवाल था कि क्या ये सिर्फ बीजेपी क्वार्टर तक ही महदूद है कि आम लोग भी शामिल हुए, लेकिन इसके ज़िम्मन में एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज कुछ पीडीपी के वर्कर भी एहतजाज करते नजर आए, कुछ प्ले कार्ड्स उनके हाथ में थे, ये कहाँ पे हुआ? देखिए हिलाल, बीजेपी के जश्न के हवाले से पहले बताऊं कि जो उनके वर्कर्स हैं वही महदूद रहे, आम लोगों की शिरकत कहीं देखने को नहीं मिली है। और जो पीडीपी की आप बात करें, देखिए हिलाल, पीडीपी ने आज के दिन के हवाले से प्रोग्राम दिया था ब्लैक डे का मनाने का, और पार्टी जो हेडक्वार्टर श्रीनगर वहाँ से प्रेस कॉलोनी तक उन्हें एहतजाज का प्रोग्राम दिया था। मगर जो उनकी लीडरशिप है, थर्ड लाइन की हम लीडरशिप बात करें, क्योंकि जो अभी आम कह सकते हैं आम नजरों में थी, उनको भी अब बंद रखा गया कल शाम से। और आज कुछ जो लीडर्स उनके हैं वो श्रीनगर के प्रताप पार्क में उनको वो दिखाई दिए और उन्होंने अपने हाथों में ब्लैक कार्ड्स लेके एहतजाज किया और ब्लैक डे के हवाले से उन्होंने नारे लगाए। और उन्होंने भी सरकार के इस पॉलिसी के हवाले से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की इस पॉलिसी के हवाले से बात की, जहाँ बीजेपी को बात रखने का मौका दिया जाता है, जहाँ उनके जश्न को अलाउ किया जाता है, वहाँ बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनको बात करने का मौका नहीं दिया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, उन पे कदगन लगाए जाते हैं। तो इस तरह की बातें जो है हिलाल हर एक तरफ से हो रही है, चाहे हम यहाँ की हर एक पॉलिटिकल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अब जो बाकी जो लोग हैं उनसे जो हमने बात की, वही एक सवाल है, क्यों एक पार्टी को स्पेस दी जा रही है जश्न मनाने के हवाले से? सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि अब गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन जब इस तरह के अरेंजमेंट्स करती हैं कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है माइनस बीजेपी करके, फिर उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है, आखिर ये सिस्टम कब तक चल सकता है? इसकी वैलिडिटी कितनी हो सकती है? क्या ये इस मसले का परमानेंट कोई हल है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलने नहीं देंगे, उन्हें अपने हिसाब से जो कुछ उन्हें डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक चलाना है, डेमोक्रेटिक तरीक़ेकार से ही अगर उन्हें कोई मीटिंग करनी है, कोई वायलेंस उसमें नहीं होगा, तो फिर उन्हें रोका जाता है और ये कानून जो है अलग अलग पार्टीज़ के लिए तय होते हैं। तो ये सिस्टम आखिर कब तक इसकी वैलिडिटी हो सकती है? उस तरह आपने सवाल किया, लेकिन इंपॉर्टेंटली दिखना पड़ेगा। आज जश्न था, रविंद्र रैना कोविड पॉजिटिव थे, वो 2 बार पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन आज वो बाहर जलसा करते हैं, जश्न मनाते हैं। प्रोटोकॉल जो है सरकार का प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल, हम बाकी सियासत को छोड़ दें, रविंद्र रैना ने कोविड प्रोटोकॉल को भी ब्रेक किया है। उस पर पहले एफआईआर उस पर लगना चाहिए कि उसने कैसे कोविड का प्रोटोकॉल जो है वो ब्रेक किया, क्योंकि कोविड का पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं तो आपको कम से कम 14 दिन घर में क्वारंटीन रहना है, सेल्फ आइसोलेशन में रहना है। ये प्रोटोकॉल है कोविड का रिलेटेड, वो प्रोटोकॉल भी उसने तोड़ा है। वो जम्मू में जिस तरह खबरें निकल के आ रही है कि उसने जश्न मनाया है, तो वहां पे ये सवाल तो अलग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आदमी के अंदर जब गुबार बनता रहता है, अगर आदमी कभी कभी कहते हैं ना कि जब उसको गुस्सा है तो उसको चिल्लाना चाहिए, वो चिल्लाना इसलिए साइंटिफिकली होता है कि उसका वो गुबार निकल जाए। लेकिन इस वक्त कश्मीर में जो हालात सरकार के जरिए पैदा किए जा रहे हैं, ये गुबार अंदर ही अंदर है, इसको चिल्लाने का, इसको निकालने का मौका नहीं है। तो ये गुबार बढ़ते बढ़ते कभी लावा भी बन सकता है और आने वाले वक्त में ये जो सिचुएशन है ये बहुत महंगी पड़ सकती है कश्मीर को भी, विज़ा विज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, यहाँ के लोगों को भी और सब कंटिनेंट को। जिस तरह से रविंद्र रैना ने आज बताया कि वो पाकिस्तान वगैरह जाएंगे, बलूचिस्तान जाएंगे, वहाँ पे अलग झंडा फहराएंगे, ये जो है इस तरह के बयान जो है आने वाले वक्त में आप यकीन रखिएगा एक बड़ी, जिस तरह कल बैरूत में जो धमाका हुआ, उस धमाके के पस मंजर में अगर हम देखें तो बहुत बड़ी साजिश भी बताई जा सकती है। या अफगानिस्तान से जिस तरह कल 250 के करीब IS के जो लोग निकले, तो ये दुनिया को एक अलग नक्शे की तरफ खींच रही है। इस वक्त आने वाले वक्त में दुनिया एक बड़े तूफान से गुजरने वाली है और कहीं न कहीं उसकी बेस जो है वो कश्मीर से ही ना हो, कश्मीर ही उसकी वजह ना बन सके, ये भी लगता है मुझे। चले सनब, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात, और सईद रूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और अपने मुफीद तासुरात से हमें नवाजने के लिए। और
हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तजावीज़ हैं ये सभी लोगों ने सुनी होगी। ये जो एनालिसिस हैं, चूँकि अलग अलग ख्यालात रखने वाले लोग हैं, हर किसी को अपने ख्यालात हो सकते हैं और हर किसी को इन ख्यालात से जो है इख्तिलाफ रखने का भी बराबर हक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक जम्मू कश्मीर को लेकर अब इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अब ऐसा लग रहा है कि एक बैटल फील्ड में ये तब्दील हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो अमन की फ़िज़ा है वो कायम हो जाए और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक चैन की नींद और उसके साथ साथ आराम और सुकून इन्हें भी मैसर हो जाए, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के अवाम काफ़ी वक्त से तलबगार है। और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम तरह के जो पार्टीज़ हैं वो इस हवाले से अपना नुक्ते नज़र पॉजिटिवली उसको अप्रोच करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर का नाज़रीन किराम, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि 5 अगस्त की तारीख और ये तारीख काफ़ी अहमियत की हामिल है। और आज एक तरफ जश्न का ऐलान किया गया था तो दूसरी जानब यौम सोग और उसके साथ साथ यौम सियाह मनाने का ऐलान किया गया था। तो इस वजह से आज मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानब से रिएक्शन क्या आया है। भारतीय जनता पार्टी के जो रविंदर रैना है उन्होंने जम्मू में झंडा लहराया और उसके बाद उन्होंने ये झंडा न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी फहराने की बात की है। वहीं पर पीडीपी ने इस हवाले से क्या कहा और कश्मीर का यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी का है उन्होंने आज के जश्न को लेकर और पीडीपी ने आज यौम सियाह को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। और आज सबके लिए बड़े गर्व का दिन है कि जो बार बार कहा जाता था जम्मू कश्मीर के संदर्भ में षड्यंत्र किए जाते थे, अब वो समाप्त हो चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक मसला है, वो है पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, गिलगित बल्टिस्तान, तथा चीन के पास जो ईस्टर्न लद्दाख का अक्साई चीन का क्षेत्र है जो गैर कानूनी तरीके से 1962 में चीन ने कब्जा किया है, उस क्षेत्र को वापस हासिल करना ये हम सबका लक्ष्य है और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। वो दिन आएगा जब मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बल्टिस्तान तक, अक्साई चिन और शक्साम वैली तक, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, इन सब क्षेत्रों में तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। वो दिन भी आएगा। आप लोग जानते हैं कि हमने आज प्रोटेस्ट की एक कॉल दी थी। डे बिफोर यस्टरडे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऑफिस में बुलाई थी कि हम एक सिट इन पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे प्रेस कॉलोनी में। लेकिन उसी दिन इंतज़ामिया ने शाम को कर्फ्यू नाफिज किया और सेक्शन 144 नाफिज किया। उसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। उनको 2 दिन कर्फ्यू यहाँ पे लगाना, कल शाम को हमें पता चला कि कर्फ्यू उठा दिया गया है। तो हमने आज कोशिश की थी अपनी पीडीपी हेडक्वार्टर पहुँचने की, तो वहाँ पीडीपी हेडक्वार्टर सील किया गया। तो हमने आज ये प्रोटेस्ट एक एंडोर्स यहाँ पे रोड पे ही किया, तो आर्टिकल 370 और 35A के ख़िलाफ़ जो पीडीपी ने सिरे से इस चीज़ को नकारा है। जब से नाफिज हुआ पिछले 5 अगस्त को, हमारे सारे लीडरान साहिबान को बंद किया गया। हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती आप जानती हैं, उन पे PSA एक्सटेंड किया। एक्स मिनिस्टर्स, एक्स MLCs वो सारे बंद है। कल रात को हमारी पीडीपी वर्करों के रुकनों की बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई। हमारे रूबट साहब थे, उनको भी कल ऑफिस से घर से उठा के थाने में बंद कर दिया गया। और हम ये चीज़ आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हम 370 के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और इसके ख़िलाफ़ हम तब तक लड़ेंगे जब तक पिछले 5 अगस्त से जो चीज़ें यहाँ पे नासिफ हुई वो यहाँ रेस्टोर वापस ना। ये पिछले साल आज ही के दिन 5 अगस्त 11 बजे हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 370 को पार्लियामेंट में ख़त्म कर दिया है और आज हम उसी का जश्न मना रहे हैं। ये जो आज हमें आज़ादी जैसे जश्न मना रहे हैं हम, आप देख रहे थे कि बीजेपी कार्यालय में कितने हमारे कार्यकर्ता जोश खरोश से आए हैं। तो इसमें एक खुशी हमें महसूस हो रही है कि हम आज़ाद हो गए हैं। आज़ाद हम उन लोगों से हो गए हैं जो 370 पे अपनी राजनीति खेल रहे थे, जैसे राजनीति कर रहे थे। आपको पता है कि सेल्फ रूल के नाम पे, एटोनॉमी के नाम पे, बाकी चीज़ों के नाम पे ये जो हमें धोखा दिया जा रहा था, उस चीज़ से हमें निजात मिल गया है। हमारा साफ था, मंशूर है हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक ही नारा था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा हमारा है, आर पार हमारा है, ये हमारा मंशूर है। और नेक्स्ट जो हमारी कार्रवाई होगी, हम इस कश्मीर की बात नहीं, ये तो हिंदुस्तान का, ये अटूट अंग है हिंदुस्तान का, इसमें कोई दो राह ही नहीं है। जो हमारा हिस्सा पार है उसको लेने की हम तैयारी कर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, ये थी जम्मू कश्मीर की सियासत और उसके साथ साथ और भी कुछ मामला जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल ही
हमने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ बात की, एक खुसूसी मुलाकात जो आज गुलिस्तान न्यूज़ पर रात के 10 बजे आप मुकम्मल इंटरव्यू देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बहुत कुछ चीज़ें इस इंटरव्यू में हैं जो शायद पहली बार 5 अगस्त के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आप उमर अब्दुल्ला को देखेंगे और सुनेंगे भी। आपसे गुजारिश है कि आप शाम या रात के 10 बजे इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें। लेकिन कुछ चीज़ें जो इस इंटरव्यू से हमने निकाली हैं, स्पेशल स्टेटस से कम क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इक्तिफा करेगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड में इलेक्शन लड़ेगी या हिस्सा लेगी, या स्टेटहुड का दर्जा मिलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, इस तरह के सवाल हमने उनसे पूछे। लेकिन क्या कोई अंडू ऑप्शन है 5 अगस्त के फैसले का, ये सवाल भी हमने उमर अब्दुल्ला से पूछा। कुछ जो बाइट्स हैं वो हम आपकी नज़र करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में फिर हाजिर होते हैं। तो उमर साहब की नज़र में क्या कोई ऐसा ऑप्शन है या कोई ऐसी यकीन या कोई उम्मीद बची है जिससे आपको लग रहा है कि कोई अंडू का ऑप्शन है उस 5 अगस्त के फैसले का? देखिए, अंडू का ऑप्शन हमें नज़र आया अदालत के रास्ते। हम लोगों को ये धोखा नहीं देना चाहते हैं कि हुकूमत के ज़रिए, मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए इसका अंडू किया जा सकता है, क्योंकि मरकज़ के तरफ से मुझे पिछले साल 5 अगस्त और इस साल 4 अगस्त के दरमियान कोई ऐसा इशारा देखने को नहीं मिला जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ जी वो अंडू करने पे बात करने के लिए राज़ी हैं। और इन हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगा कि सबसे बेहतर रास्ता अगर है इंसाफ हासिल करने के लिए और पिछले साल 5 अगस्त के फ़ैसले को अंडू करने के लिए, उसको वापस करवाने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए है नहीं। और अल्लाह करे कि कोई ऐसी हुकूमत यहाँ पे बने जो कि इस रियासत को एक सही डोमिसाइल लॉ दें। लेकिन अब कुछ चीज़ों का इलाज हमारे हाथ में होगा। इसलिए जब मैं स्टेटहुड और यूटी की बात करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी कुर्सी की बात नहीं करता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत होगी, उस रियासत को ये इख्तियारात होगा कि वो अपना डोमिसाइल लॉ खुद बनाएं, फिर हमें मरकज़ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर हम इनका जो नया डोमिसाइल लॉ है इसको रद्दी के टोकरी में फेंक देंगे और एक सही डोमिसाइल लॉ इस रियासत के लिए बनाएंगे जिस कानून के तहत हम इस साजिश को जो है रोक पाएंगे। आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं ना, आप कहते हो कि लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है ना। इससे ज़्यादा क्लियर कट क्या हो सकता है कि हम आपसे कहते हैं ना कि हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, हम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये हमारे साथ, इस रियासत के साथ, इस रियासत के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है और हम इस फैसले के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इसका जो है इसका इंसाफ मिलेगा। इससे ज़्यादा क्लियर कट क्या हो सकता है ना, कि हम नहीं मानते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में ही हमने कई बार जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जो कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं उनकी बड़ी तारीफ़ें की हैं और वो तारीफ़ों के काबिल भी थे, लायक भी थे। लेकिन आज SMHS से कुछ तस्वीर ऐसी निकल रही हैं कि जिससे इस शोबे पर भरोसा ही उठ जाता है। हालांकि पूरी कहानी क्या है वो कुछ जो एटेंडेंट्स वहाँ पर है वो खुद बयान करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि डॉक्टर्स को हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहते थे और ये भी कहते थे कि अल्लाह के बाद, खुदा के बाद अगर कोई बचाने वाला है तो वो डॉक्टर है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर अल्लाह के बाद कोई मारने वाला है तो वो भी यही डॉक्टर है, क्योंकि SMHS से जो तस्वीर सामने आई हैं, कुछ सैंपल्स जब लिए जाते हैं तो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्तों तक लोगों को लाइन में, कतार में रखा जाता है, तब भी उनका टेस्ट नहीं आता है। हज़ारों और सैकड़ों कॉलें हमें भी मौसूल हुई हैं कि जनाब हमने सैंपल दिया है लेकिन अभी तक उसका नतीजा या रिज़ल्ट नहीं आया है। लेकिन हम भी नहीं जानते थे कि इस महकमे के साथ जो लोग मुंसलिक हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही हों, पैरामेडिक्स भी हो सकते हैं या कोई जो इसके कंसर्न होंगे वो भी हो सकते हैं। अगर आप सैंपल लेते हैं तो फिर ये सैंपल डस्टबिन से नहीं निकलने चाहिए थे। एक बहुत दुखद खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है, क्योंकि इससे सवालात उठ जाते हैं उस सिस्टम पर जिस सिस्टम के तई हम चल रहे हैं, जिस सिस्टम पर हम भरोसा किए हुए हैं, जिस सिस्टम से हमें यह कि हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि अगर कोई मरता है तो उसके बाद, यानी बाद मर्ग, हम उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही या 12 घंटे के अंदर अंदर ही आती है और उससे कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर किया जाता है। इन चीज़ों से खदशात सोसाइटी में फैल गए हैं और इससे ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है। लेकिन
अगर आप सैंपल लेते हैं फिर वो सैंपल्स लैब के बजाय या उसके नताइज के बजाय डस्टबिन से मिलें तो फिर वाकई ये अफसोस की बात है। इन लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए आप खुद भी देखिए। नाम यासीन है सर। 30 जुलाई को इन्होंने यहाँ से सैंपल लिए थे, ये कोविड के सैंपल्स हैं, और आज 4 अगस्त को हमें ये डस्टबिन में मिले। मेरे पास प्रूफ भी है, ये है सैंपल्स, और इनमें से कितने सारे मर भी गए होंगे। ये देखो सैंपल, ये है सैंपल्स, और कितने सारे मर भी गए होंगे, कुछ पता नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट के पास जाते हैं तो लड़ाई करने वहाँ से, आप लोग हमसे झगड़ा करने आते हो। ये स्टाफ है इनकी, ये इनकी अपनी स्टाफ है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब अपने स्टाफ को इन्होंने नहीं देखा तो हमें क्या देखेंगे, हम तो आम लोग हैं। मेरे फादर है यहाँ पे, उनको आज कोविड टेस्ट लिखा था। जब मैंने ये सब देखा, अब मैं बिल्कुल भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। ये 30 जुलाई का ये टेस्ट है, सैंपल्स हैं, और उसमें से कम ईद तक मुझे लगता है 10-20 बंदे मर चुके होंगे। यहाँ पे सारे बंदे, इन सब बेचारों का अगर इनमें से कोई अगर एक बंदा किसी का मर गया, हमें आप पड़ोसी आने नहीं देते अंदर। ये बोलते नहीं पहले हम आपका रिपोर्ट देखेंगे। जब रिपोर्ट आपके पास है नहीं तो आप दिखाओगे क्या। 23 जुलाई मेरी पफी मर गई थी, मेरी आंटी मर गई थी सोपोर में, विदाउट कोई टेस्ट, विदाउट कुछ, ऐसे ही उसको बोल दिया आप पॉजिटिव हो। देखिए मसला इस तरह है, सैंपल परसों गया, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। हम सब यहाँ पे रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, बट जबकि हम आज देख रहे हैं तो हमारे फॉर्म्स, हमारे सैंपल सारा डस्टबिन में फेंका हुआ है। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम सैंपल का रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। वो तो आएगा नहीं, वो कहाँ से आएगा। अब पॉजिटिव दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे, मतलब इसमें तो हम यहाँ पे मतलब एक मुसाफिर से बदतर यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। सोशल स्टिग्मा आपको पता ही है, कोरोना वायरस से क्या मतलब देखें सोसाइटी में ना आने देते हैं, ना मतलब देखने देते हैं। इवन अच्छे टाइम में नाजरे वुशान के लाइक जैसे हमने कोई चोरी की है, ना रिश्ता, ना कोई भी नहीं सामने आता है। सो द थिंग इज़ लाइक मतलब हमारे फॉर्म्स जो है, हमारे सैंपल जो डस्टबिन में फेंके हुए हैं, सो डू जस्टिस। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हम गए, नोट करवाया वहाँ पे हमने। मदर ये वार्ड नंबर 18 अंदर अश सैंपल निमुत 1 तारीख तो तत पे वोनुक 2 तारीख यीजो तो 24 घंटन अंदर अंदर अमुक रिपोर्ट दिवान। मे माज बिल्कुल कंडीशन ठीक, कह सिम्टम्स तमिस अमे वायरसुक, तो मगर यमो शेड्यूल बनोमुत योतान अमुक रिपोर्ट यी तोतान हेकान डिस्चार्ज कर कहें। आज बह फजर नमाज पे वोथमुत, तन पे फिरना गरा अकिस लैब पे, गरा मे फिरना बेस लैब पे, चोन खुद वोतमुत, चोन योत अकिस लैब पे गोस, तत कर सर्च मोबाइलस पे कहें। वार्ड नंबर 18 अत लेफ्ट अचुन लेफ्ट साइड रूम, डॉक्टर्स रूम। अस दिस नजर अम कड़म डस्टबिन मज, ये खुलम खुलम नाइंसाफी हम भाई। कुस इंसाफ कशरिस कौमस कुस धोख दिवान, तुम वनो यह इंसाफ कह। अस सलाम तरान कह पलव बदलावनी तो गर गकान पलव बदलावनी तो गर सिर्फ वनान ना योतान कोविड रिपोर्ट यी गो ठीक। कोविड रिपोर्ट अस कपर यी तुलान सैंपल तुलान दिवान सह डस्टबिनस मज दरित, पे खाली दिवान रिपोर्ट दरित, यमिस खोज कर नेगेटिव, यमिस खोज कर पॉजिटिव। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि स्पेशल रिपोर्ट के सभी मौज़ूआत आपने पसंद किए होंगे, और हमारी खामियों को दूर करने के लिए हम हमेशा आपकी आरा और आपकी तजावीज़ के तलबगार हैं, और हमें उम्मीद है कि आप हमें अपनी बेहतर आरा से हमेशा नवाजेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी, प्रोग्राम के कैमरामैन समीर बानी, आबिद कादिर और इसके साथ साथ प्रोग्राम के एडिटर साहिल मजीद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।